हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसी क्लासेस। बिजनेस में हमारा एक चैप्टर चल रहा था। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। इधर समझेंगे, मैंने इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन आपको बताया था। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक एरिया जहां पे हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म के बीच में लिंक प्रोवाइड किया जाता है। इट इज अ मार्केट विच प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। और बदले में बिजनेस फर्म या इन्वेस्टर हाउस होल्ड को क्या देते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये एक ऐसी मार्केट है जो फंड्स को मूव कराती है फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर एंड मेक्स द सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। हमने इसके 4 फंक्शंस पढ़े थे। सबसे पहला, मोबिलाइज द फंड्स एंड चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूनिट्स। मोबिलाइज द फंड्स एंड चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूनिट्स। फिर हमने पढ़ा हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवर करने में किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कल ही पढ़ाया आपको, पूरा एग्जांपल दिया था कि डिमांड और सप्लाई मार्केट में आके जिस बेस पे इसका रेट डिस्कवर होता है। फिर तीसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट अगर सेल परचेज होने हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में। और लास्ट में हमने पढ़ा था इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन इजीली फाइनेंशियल मार्केट में मिलती है विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं देने होते। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी मनी मार्केट और एक होती है हमारी कैपिटल मार्केट। हमने कल मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में बेसिक डिफरेंस समझ लिया था कि मनी मार्केट आपको कौन से फंड्स दिलवाती है? शॉर्ट टर्म। और कैपिटल मार्केट मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स दिलवाती है। मनी मार्केट कोई एक प्लेस नहीं है, बट मनी मार्केट में वो सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो डील करते हैं किसमें? शॉर्ट टर्म फंड्स। उसमें आरबीआई हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, एलआईसी, म्यूचुअल फंड, यूटीआई, कोई भी इंस्टीट्यूट जो शॉर्ट टर्म फंड में डील करता है वो सब मनी मार्केट के ही पार्ट होते हैं। अब मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए किसी को भी, उन फंड्स को रेज करने के लिए हमारे पास 5 मेथड्स होते हैं। फंड्स को रेज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, 5 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला इंस्ट्रूमेंट हमने कल पढ़ लिया था, कॉल मनी। आप सब जानते हैं कॉल मनी क्या होती है? जब एक बैंक को पैसों की जरूरत हो और वो दूसरे बैंक से अरेंज कर ले फ्रॉम 1 डे टू 15 डेज, और उस 15 दिन में कोई भी हॉलीडे और संडे इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि 15 वर्किंग डेज होंगे वो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल मनी। अब कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है दैट इज कॉल रेट। क्लियर? आगे चलते हैं। ट्रेजरी बिल्स। अब ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये क्या होते हैं बेटा? ध्यान से समझना। गवर्नमेंट को अगर अपनी कोई सिक्योरिटी बेचनी, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? शेयर। गवर्नमेंट को अगर शेयर बेचने, बेटा इंडिया में रूल है, हम सब जानते हैं कि कोई भी शेयर अगर अपनी मार्केट में बेचना चाहता है तो बीच में एक इंटरमीडियरी होना चाहिए, ब्रोकर। वो इंटरमीडियरी कौन होता है? जनरली एक बैंक। और गवर्नमेंट को अगर इशू करने हैं शेयर तो गवर्नमेंट का बैंकर कौन होता है? सिर्फ आरबीआई। हमने पढ़ा था मनी एंड बैंकिंग में, बैंकर टू द गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट हो उसको अपना अकाउंट खुलवाना है तो वो कौन से बैंक में खुलता है? रिजर्व बैंक। तो ध्यान से समझेंगे, अगर गवर्नमेंट को पब्लिक से फंडिंग लेनी है तो वो डायरेक्टली नहीं ले सकते। वो क्या करेंगे? आरबीआई को अपनी क्या देंगे? ट्रेजरी। ट्रेजरी देंगे, यानी कि अपना खजाना रखेंगे। आरबीआई पब्लिक को ट्रेजरी बिल देगा, यानी कि उस खजाने के बदले में कुछ बिल्स इशू करेगा। पब्लिक आरबीआई को फंड्स देगी, आरबीआई गवर्नमेंट को फंड्स देगा। ऐसा क्यों करते हैं? देखो सिंपल सी बात है, ये जो बिल इशू करे किसने करे? आरबीआई ने। पब्लिक को जो पैसा लेने से मतलब है वो आरबीआई से है, तो सारा रिस्क आरबीआई का था। आरबीआई ने क्या कहा?
गवर्नमेंट को, मैं आपको पैसा तो दिलवा रहा हूं बट रिस्क मेरा है, तो बदले में मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए। वो सिक्योरिटी उन्होंने क्या ली, गवर्नमेंट की ट्रेजरी यानी गवर्नमेंट का खजाना अपने पास रख लिया। अब उन्होंने उससे फंड्स अरेंज करा दिए और पब्लिक को दे दिए। इस ट्रेजरी बिल को हम जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। अब बात आती है सर ये क्या, इसका नाम क्या है, ये एक्चुअल में ये लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये इसको जीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोलते हैं। जीरो का मतलब आप समझते हैं, बॉन्ड का मतलब होता है शेयर या कोई भी सिक्योरिटी, कूपन का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये जो बॉन्ड्स आप खरीद रहे हैं ना आरबीआई से, इस पे जीरो इंटरेस्ट मिलेगा आपको। मतलब अगर आपने आरबीआई से ट्रेजरी बिल लिया 1000 रुपए वाला, तो वो इसमें आपसे आज 1000 रुपए ले लेंगे और आपको फिर बाद में 1000 रुपए दे देंगे। क्या आप ऐसे बॉन्ड्स खरीदेंगे कभी? इंटरेस्ट नहीं मिलना तो कोई भी नहीं खरीदेगा। तो एक्चुअल में मार्केट में बिकते कैसे हैं फिर? क्योंकि किसी को तो हर एक को प्रॉफिट चाहिए, वही हम गवर्नमेंट को भी करें तब भी इंटरेस्ट तो चाहिए, इंटरेस्ट मिलेगा नहीं क्योंकि नाम क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड। तो हमने अकाउंट्स में एक टर्म पढ़ी थी कि जो बॉन्ड्स हैं ये इशू होते हैं डिस्काउंट पे और रिडीम होते हैं पार पे। रिडीम पार पे करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट दे नहीं सकते। इशू क्या करेंगे, वो 1000 वाला बॉन्ड आपको 900 में दे देंगे आज, और जब रिडीम करेंगे तो आपको 1000 रुपए दे देंगे, यानी कि 100 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे। दैट इज इंटरेस्ट। और एनीथिंग आप किसी भी नाम से बोले पर हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते क्योंकि हमारा नाम ही क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड। क्लियर हो गई बात? अब ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है पूरे इंडिया में, सेफेस्ट, सबसे ज्यादा सेफ। पता है क्यों? आरबीआई इशू कर रहा है। अगर आरबीआई डूब गया तो इकोनॉमी खतरा है। तो देखो क्या लिखते हैं, These are issued by RBI in India on behalf of Government of India. कौन इशू करता है? RBI on behalf of Government of India. These bills enable the government to get the short-term borrowings as these bills are sold to banks and जनरल पब्लिक। कह रहे शॉर्ट टर्म के लिए फंड मिल जाता है, आरबीआई ये बिल्स दूसरे बैंकों को बेच देता है या पब्लिक को बेच देता है। इट हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 year, that is from 14 days to 365 days. These are called zero coupon bond. इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। And these are like negotiable instrument. बेटा negotiable मतलब जिसको आप मार्केट में जाके नेगोशिएट करके कभी भी बेच सकते हैं। These are considered as safest investment as these are issued by RBI. अब ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर में कई बार आ चुका है और 4 नंबर में आता है। बच्चा कहता है सर जरा सा पैराग्राफ था, उसके 4 पॉइंट नहीं बनते क्या पैराग्राफ के? बड़े आराम से बनते हैं, तो 4 पॉइंट बना के लिखो ना, ठीक है, इजीली होते हैं। आपको इसकी समरी बनानी होती है दिमाग में। आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, इससे गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड मिल जाते हैं अप टू 1 year, दैट इज फ्रॉम 14 days to 365 days। फिर इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं और ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आरबीआई ने इशू करा है। एंड दीज आर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो मनी मार्केट का 5, उसके 2 पॉइंट बड़े कॉमन है कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे और उसकी मेच्योरिटी 1 साल से कम ही होगी। कोई भी देख लें, क्योंकि मनी मार्केट डील शॉर्ट टर्म में करती है, समझ रहे बात को। और ज्यादातर आप देखेंगे ये अनसिक्योर्ड होंगे। अनसिक्योर्ड मतलब जिसके बदले में जिसको आप पैसे दे रहे हो वो आपके पास कुछ गिरवी नहीं रखेगा। आप देख लें, एक बैंक ने दूसरे बैंक से जब पैसे लिए, क्या कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया? नहीं। इसमें क्या आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको दिया? नो। सारा सिक्योरिटी किसके पास पड़ा है? आरबीआई के पास। ठीक है, तो आप बाकी सारे में भी अभी आप पढ़ लेंगे। ट्रेजरी बिल को छोड़ के इसमें आप अनसिक्योर्ड मत लिखना, बाकी सब में अनसिक्योर्ड वर्ड आएगा। आगे चलते हैं, थर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, कमर्शियल पेपर। बेटा कमर्शियल पेपर क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। जब एक कंपनी पब्लिक से फंड्स रेज करना चाहती है तो वो क्या करते हैं, पब्लिक से फंड्स लेते हैं और पब्लिक को बदले में क्या दे देते हैं? कमर्शियल पेपर। पर ये जो कमर्शियल पेपर है
ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट होते हैं। कौन से होते हैं? अनसिक्योर्ड। मतलब इसके बदले में पब्लिक को कुछ गिरवी नहीं रखेगी कंपनी। अब अनसिक्योर्ड है तो क्या ये हर कंपनी के बिकते होंगे या सिर्फ जिसकी रेपुटेशन अच्छी है उसके बिकेंगे? ऑब्वियसली हम किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ सिक्योर्ड डिपॉजिट नहीं है, सब कुछ क्या है? अनसिक्योर्ड है। तो इसीलिए ये सिर्फ उन्हीं कंपनी के बिकते हैं जो एक रेप्यूटेड कंपनी होती है। जनरली इनकी मैच्योरिटी 3 मंथ से 12 मंथ्स तक होती है। क्लियर हो गई बात? अगर हम समरी देखें, ये एक बैंक ने दूसरे बैंक से, ये आरबीआई ने गवर्नमेंट के बिहार पे, ये कंपनी सीधा पब्लिक को दे रही है। पढ़ते देखो क्या लिखते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990। इट इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी लोन। इसमें प्रॉमिस है बट अनसिक्योर्ड है, और शॉर्ट टर्म होगा ये भी क्योंकि मनी मार्केट का ही पार्ट है। इसकी मेच्योरिटी, इट इज हैविंग अ मेच्योरिटी फ्रॉम 3 मंथ्स टू 12 मंथ्स। सिंस कमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट कैन बी इशूड बाय द कंपनी हैविंग गुड रेपुटेशन। सिर्फ वही कंपनी इशू कर सकती है जिसकी अच्छी रेपुटेशन होगी मार्केट में। फंड्स रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। कह रहे कमर्शियल पेपर से जो फंड्स आपने रेज करे इसे फ्लोटेशन कॉस्ट में यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। अब बात आती है सर ये ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है? ध्यान से समझेंगे। ब्रिज फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, हमने अगर मनी मार्केट से फंड्स को रेज किया, एक कंपनी ने, अगर हमने मनी मार्केट से रेज किया तो बेटा ये जो फंड्स हैं ये कितने टाइम के लिए आए होंगे? शॉर्ट टर्म के लिए आए होंगे। अब इंडिया में क्या है कि अगर किसी कंपनी ने फंड्स शॉर्ट टर्म के लिए रेज करे हैं तो वो उसको यूज भी शॉर्ट टर्म वाले एसेट्स में ही कर सकती है। अगर उसने कोई मशीनरी खरीदनी है या बिल्डिंग खरीदनी है तो ये शॉर्ट टर्म एसेट है या लॉन्ग टर्म एसेट? फिक्स्ड एसेट है, ये खरीद नहीं सकते, ये इलीगल मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जिस चीज के लिए फंड्स लिए हैं इट शुड बी यूज्ड फॉर दैट एक्टिविटी ओनली। आप कहीं और यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इसे हम बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। फंड्स को आप एप्रोप्रिएटली यूज नहीं कर रहे, और ऐसा इंडिया में अलाउड नहीं है। तो क्या करे? अब कंपनी की भी जिद है कि उसने जो पैसा रेज किया उसे उससे बिल्डिंग ही खरीदनी है, उसने पैसा लिया ही इसलिए। अब क्या करते कंपनी? ध्यान से समझना। इसने मनी मार्केट में कमर्शियल पेपर इशू करके पैसे ले लिए, ठीक है। अब उसने लेनी क्या है? बिल्डिंग। वो तो लीगली अलाउड है नहीं है। पैसा आ चुका है, मान लो 1 लाख रुपए आ गया, ठीक है। ये देके कमर्शियल पेपर देके 1 लाख रुपए रेज कर लिए। अब क्या करेगी कंपनी? इससे ये जो पैसे आए मनी मार्केट से, इससे प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, एडवर्टीजमेंट करेगी। ये तो रूटीन के खर्चे है ना, ये तो कर सकते हैं मनी मार्केट के पैसों से। ये करके क्या करेंगी? शेयर इशू करेंगे। अब शेयर इशू करके जो फंड्स आए उससे कंपनी क्या खरीद लेगी? अपनी बिल्डिंग और मशीनरी जो उसे खरीद। यानी कि मनी मार्केट के पैसे के लिए ब्रिज बनाया लॉन्ग टर्म फंड्स लेने के लिए, और लॉन्ग टर्म फंड से अपना जो करना था काम वो कर लिया। समझ रहे हैं? तो जिद की मुझे इस पैसे लेनी तो बिल्डिंग ही है, तो उसके लिए एक ब्रिज बनाना पड़ा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। कि वो जो फाइनेंस था उसका ब्रिज बनाया, उसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट किया, और लॉन्ग टर्म से हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीद लिए। क्लियर हो गई बात? आगे समझ। पेपर में अभी आशा मॉडल के फर्स्ट प्री बोर्ड में था कि ये क्वेश्चन व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग, है ना। तो अब पहले भी पढ़ाया हुआ है, दिमाग में नहीं था क्योंकि याद नहीं करते हम कभी भी। अगर आप इसे नॉर्मली याद करें, क्या बोल सकते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग इज अ टेक्निक इन विच शॉर्ट टर्म फंड्स रेज फ्रॉम मनी मार्केट आर कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म फंड्स बाय इनकरिंग फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट खर्च करी, एडवर्टीजमेंट प्रोस्पेक्टस करा और उसे कन्वर्ट कर दिया इन लॉन्ग टर्म फंड्स। दैट इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेटा ध्यान से समझेंगे। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या आ गया? कमर्शियल पेपर सबको समझ आ गया।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? जनरली कोई कमर्शियल बैंक या फिर डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन, वो इशू करते हैं पैसा रेज करने के लिए। जनरली इनकी मैच्योरिटी भी 91 डेज टू 1 ईयर यानी 365 डेज होती है। बट ये इशू कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक्स या फिर डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूट्स। इसे इशू कौन कर रहा था? कंपनी हैविंग गुड रेपुटेशन। इसे कौन इशू कर रहा था? ऑन बिहाफ ऑफ। इसे कौन? एक बैंक दूसरे बैंक से। ये बैंक पब्लिक से ले रहा है। समझ आ गई बात? और आप एफडी जब पढ़ते हैं, एफडी अगर आपके पास कोई पड़ी हो घर में, उसको देख लेना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लिखा होता है वो। लेकिन यहाँ पे कौन सी एफडी की बात हो रही है? जो शॉर्ट टर्म की है, क्योंकि ये मनी मार्केट का है। समझ आ गई बात? एफडी भी दो तरह की होती है ना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वाली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात हो रही है। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो ये दोनों ही, अगर हम बात करें क्या है, अनसिक्योर्ड, दोनों ही नेगोशिएबल, बस उसे इशू किया कंपनी ने, इसे इशू किया बैंक और कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, दोनों में फीचर सेम है। वो भी 3 महीने से 12 महीने तक था, ये भी 3 महीने से 12 महीने तक है। दिमाग में फीड करना क्योंकि आंसर लिखना है हमें पेपर में। आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो नेगोशिएबल, वहां पे भी नेगोशिएबल था, ये भी नेगोशिएबल है। दे हेल्प टू मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड एंड द टाइम पीरियड रेंजेस फ्रॉम 91 डेज टू 1 ईयर। उसका भी ड्यूरेशन सेम ही था, बस इशूइंग एजेंसी उसकी कंपनी थी, इसका कमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूट्स। आगे चलते हैं। कमर्शियल बिल लास्ट है हमारा ये। कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बेटा बिल का मतलब समझ लेना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन इशू करता है? एक पर्सन ए, दूसरा पर्सन बी। ए ने बी को सेल करी है उधार में, बी ने ए के पैसे देने हैं। ए ने क्या कहा कि भाई एक काम करो, जो तुमने पैसे देने हैं ना, वो कह रहा है भाई मैं तो 2 महीने बाद दूंगा। उसने एक पेपर लिया, उसको स्टैंप लगाई और लिख दिया कि बी कह रहा है कि मैं 2 महीने या 3 महीने बाद पैसे दूंगा, और उस पर करा लिया बी के साइन। ये जो बन गया दैट इज द कमर्शियल बिल। अब ये कमर्शियल बिल साइन होने के बाद किसके पास है? ए के पास है। अब इसके पास क्या ऑप्शन है? या तो वो 3 महीने तक वेट करे, पैसे ले ले 3 महीने बाद, या फिर अभी पैसे चाहिए। मान लो ये बिल 10,000 का है, ये बिल लेके जाएगा बैंक के पास, बैंक कहेगा मैं आपको 9500 दे देता हूँ, अभी ले जाओ, 3 महीने बाद मैं अपने आप ही से ले लूंगा। इसको बोलते हैं डिस्काउंट करा लिया बिफोर मैच्योरिटी, क्योंकि मैच्योरिटी कब की है? 3 महीने बाद की। मैच्योरिटी से पहले डिस्काउंट करा दो। या फिर तीसरा ऑप्शन क्या होता है? ए ने सी के पैसे देने थे, उसने ये बिल दे दिया सी को कि भाई पैसे नहीं है, बिल दे दे, बी से ले लो 3 महीने बाद। इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। समझ आया एंडोर्समेंट क्या होता है? ए ने सी के पैसे देने थे, सी पैसे मांगने आया, उसने कहा भाई पैसे तो है नहीं, बिल पड़ा हुआ है, ये ले जा, बी से अपने आप ले लियो 3 महीने बाद। दिस इज नोन एज एंडोर्समेंट। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। ट्रेड बिल आर accommodation bill are drawn by one businessman for another। यानी कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के ऊपर ड्रॉ करता है। ए ने बी को गुड्स बेचे थे, उसी ने बनाया दूसरे बिजनेसमैन पे। इट इज अ बिल विच इज ड्रॉन बाय वन बिजनेसमैन ऑन अनदर। दीज आर फॉर क्रेडिट परचेज एंड सेल। ये किस लिए बनाए जाते हैं? उधार में जो परचेज सेल हुई थी उसके लिए। दीज आर शॉर्ट टर्म, मैच्योरिटी जनरली 90 डेज। ये जनरली 3 महीने का बिल बनता है, इससे ज्यादा लंबा नहीं बनता है जनरली। एंड दीज कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक इवन बिफोर मैच्योरिटी पीरियड। टाइम पूरा होने से पहले भी आप इसे डिस्काउंट करा सकते हैं। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड। आप इजिली ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी और को। इसे ये आगे जो मैंने आपको बताया था क्या, एंडोर्समेंट, इट कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड। ट्रेड बिल इज नथिंग बट एक्नॉलेजमेंट ऑफ
डेब्ट। ये कुछ नहीं है, बस एक प्रूफ है कि हाँ भाई उससे पैसे हमने लेने। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। मनी मार्केट हमारी खत्म हुई, अब हमने क्या पढ़नी है? थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट नाम में ही बता दिया था आपको, जो ये किस में डील करेगी? मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, दो तरह के। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इट इज अ मार्केट फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स. It includes all the organization, institutions and instrument that provide long and medium term funds. जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के फंड्स देते हैं वो सारे इंस्टीट्यूट आते हैं इसमें. इट डज नॉट इंक्लूड द इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड फाइनेंस फॉर शॉर्ट पीरियड. तो ऑब्वियसली शॉर्ट पीरियड वाले तो इसमें आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो मनी मार्केट में आ जाएंगे. मार्केट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन लोग होते हैं? डेवलपमेंटल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज. इसमें आती है हमारी स्टॉक मार्केट. इसका मतलब तो इसमें तीन हो गए, डेवलपमेंटल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज. द कैपिटल मार्केट should also be efficient in respect for information that it delivers, minimize the transaction cost. कह रहे एक कैपिटल मार्केट को जो वो इंफॉर्मेशन देती है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन के बेस पे बहुत सारे लोग पैसा लगाने वाले हैं एंड उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम होनी चाहिए. आइडल कैपिटल मार्केट इज वन वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट. कह रहे अच्छी कैपिटल मार्केट वही होती है जहां पे फंड्स आपको रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल हो जाए, यानी कि वो ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए. इज इट ओके? समझ आ गया? अब इसके कुछ फीचर्स हैं. अगर आप फीचर्स की बात समझें तो जो हमने पहले पढ़ा था, मैं पढ़ा नहीं रहा, क्या पढ़ा था इधर देखेंगे बेटा. हमने ये समझा था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या थी, जो लिंक प्रोवाइड करती थी. अब ये इसी का पार्ट है, ये इसी का पार्ट है. इसका मतलब ये भी लिंक प्रोवाइड ही करेगी, बट इसके कुछ फीचर्स चेंज होंगे और कुछ फीचर्स सेम होंगे. सेम होने का रीजन बता दिया, कैपिटल मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. आप यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं इस चीज को. तो इसके देखो पहला जो हेडिंग है, लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टमेंट. आगे एक बार हेडिंग देख लें, क्योंकि जब मैं कल समझाऊंगा ना फिर आप कहेंगे सर एक बार दोबारा से डिटेल में बताइए. डील्स इन लॉन्ग टर्म, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में डील करेगा ये. इसमें इंटरमीडियरीज आपको बताया, ब्रोकर्स का होना जरूरी है. डिटर्मिनेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इस पॉइंट को हम कल समझेंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन में ऑपरेट करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पब्लिक का पैसा लगता है. और वो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बनाता है. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाता है इसके रूल्स. तो अभी हम इतना ही करेंगे, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए